और अब बात बंगाल चुनाव में सामने आ रही धमकी पॉलिटिक्स की। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर दिनाजपुर और पश्चिम मेदिनीपुर से दो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी विधायक पर टीएमसी को वोट ना देने वालों को धमकाने का आरोप लगा है, तो पश्चिम मेदिनीपुर में हाल ही में जेल से रिहा हुए सीपीएम नेता पर वोट के लिए लोगों को धमकाने का आरोप लगा है। और एक के बाद एक सरेआम जनसभा से लोगों को धमकाने का आरोप लग रहा है। एक तरफ सीपीएम नेता पर तो उधर टीएमसी विधायक पर भी आरोप यह कि अगर उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया तो चुनाव के बाद देख लिया जाएगा। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के उत्तर दिनाजपुर में हुई एक चुनावी रैली का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो टीएमसी को वोट ना देने पर लोगों को धमकाते हुए सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव में टीएमसी को वोट नहीं देंगे वो उन्हें चुनाव के बाद देख लेंगे। दीदी टीएमसी देखे নাই, सीपीएम कांग्रेस बीजेपी देखे নাই, সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদি। যারা বেইমানি করবে ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের। टीएमसी विधायक अब सरेआम सार्वजनिक सभा से लोगों को धमका रहे हैं, मतदाताओं को धमका रहे हैं कि अगर उन्हें वोट नहीं दिया तो चुनाव के बाद देख लिया जाएगा। अब ये आरोप टीएमसी विधायक पर लग रहे हैं। कोलकाता से हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, दिल्ली में मौजूद हैं अमित पांडे। लेकिन अमित, कोलकाता में जिस तरह की सियासत आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, क्या इसकी शिकायत भी की गई है? अगर टीएमसी विधायक जनता को सीधे ये धमकी देते हैं कि अगर उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया तो चुनाव के बाद देख लेंगे। जी प्रशांत, आपको बताऊं कि ये धमकाने, डराना, बम, गोली, अवैध पिस्तौल बरामदगी और ये सब यहाँ की यही राजनीति है। और यहाँ इस तरीके से जो नेता हैं, जो अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के इंटीरियर में, तो इस तरीके की शिकायतें हमेशा आते रहते हैं। जो पश्चिम बंगाल के इंटीरियर में जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो आके सेंट्रल बीजेपी ऑफिस को आकर इस तरीके के वीडियो, इस तरीके से वो शिकायतें करते रहते हैं। तो आमतौर पर और जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ, चाहे वो बीजेपी हो, लेफ्ट कांग्रेस हो, वो सभी इस तरीके की आरोप लगाते रही हैं कि टीएमसी के जो नेता हैं वो लोगों को धमकाते हैं। और 2019 में भी हुबहू कुछ इस तरीके से 19 लोकसभा में हुबहू कुछ इस तरीके का वीडियो वायरल भी हुआ था। 2011 की अगर हम बात करें, 2011 में जब लेफ्ट की सरकार जब विधानसभा हो रहा था, और उस समय जब लेफ्ट के कई ऐसे विधायक थे जो खुलेआम इस तरीके से धमकियां दे रहे थे, और आखिरकार जनता हर चीज देखती है, और 2011 में लेफ्ट की विदाई भी हो गई थी। तो फिलहाल जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर अब जो बीजेपी के नेता हैं निश्चित तौर पर वो चुनाव आयोग के सामने जाएंगे देर सवेर। लेकिन फिलहाल मंथन हो रही है बीजेपी नेताओं के बीच में। लेकिन ये जो राजनीति है, इस तरीके की राजनीति बंगाल में होती रही है। अब डराने, धमकाने, गुंडों की बातें, बम, ये तो सार्वजनिक सभा से सीधे सीधे जनता को धमकाते हुए वीडियो में सुनाई दे रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी को एक बार फिर मौका मिल जाता है टीएमसी को घेरने का, और ऐसा ही किया भी गया। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने टीएमसी विधायक की धमकी के बहाने ममता सरकार को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया, टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने आने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को वोट ना देने वालों को खुलेआम चुनाव के बाद देख लेने की धमकी दी है। ममता बनर्जी के लोग आग से खेल रहे हैं। अब वो समय दूर नहीं जब इस तरह की धमकी के लिए टीएमसी जनता के गुस्से की आग में घिर जाएगी। तो टीएमसी ही नहीं बल्कि सीपीएम भी अब धमकी पॉलिटिक्स में पीछे दिखाई नहीं दे रही है। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में सीपीएम नेता सुशांत घोष पर लोगों को सीधे धमकाने का आरोप लगा है। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सुशांत घोष वोट ना देने वाले लोगों के साथ मारपीट की सीधी धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। और खबर यह है कि सुशांत घोष अपने तालाब से कंकाल निकलने के एक मामले में 7 साल सजा काट कर लौटे हैं। যারা তৃণমূল করে তারা জানে, তাদের বাপ ঠাকুর তাদের জানে, যারা বিজেপি করে তাদেরও বাপ ঠাকুর দাদা সুশান্ত ঘোষকে জানে। সুশান্ত ঘোষ যা বলে তাই করে। একদিন যা করেছেন আমি তো ছিলাম না, মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি। এরপরে যদি কারো গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা হয়, সোজা গায়ে যাব,
যার ক্ষমতা হবে হাত দেওয়ার ঘর থেকে তুলে দিয়ে এসে হাত পা ভেঙে আমি চিকিৎসা করাবো। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, अब ये तो कह रहे हैं कि सीधे हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, इलाज भी वो खुद ही इसके बाद करवा देंगे, लेकिन ये किस तरह की सियासत हो रही है? क्या इसकी शिकायत नहीं हो रही? क्या इन पर कार्रवाई नहीं हो रही? क्या हो रहा है? जी हाँ, जाहिर तौर पे जो लीडर्स हैं विपक्षी पार्टियों के बीजेपी के, वो जो है जाहिर तौर पे इन वीडियो को लेकर वो शिकायत करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है उनके जो बीजेपी के नेता हैं उनमें मंथन चल रही है इस तरीके का वीडियो देखकर। लेकिन यहाँ की राजनीति यही है, यहाँ पर इसी तरीके से धमकाया जाता है नेताओं के द्वारा, और सत्तारूढ़ पार्टी जो है टीएमसी, उस पर इस तरीके का आरोप लगते रहे हैं। लेफ्ट के कई नेताओं पर इस तरीके से आरोप लगातार लगते रहे हैं, और जहाँ हमने पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर हो, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, भांगड़ हो, दक्षिण 24 परगना का जो इलाका भांगड़ है, वहाँ पर इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं और वीडियो वायरल होते रहते हैं। और यही नहीं, बात ये भी आरोप लगते हैं कि अगर नेता भाषण देके निकल जाते हैं, रैली से वो निकल जाते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, विधानसभा की गेट नंबर 7 के पास दरोगा को गोली मारने की खबर आ रही है लखनऊ से। और इस मामले में वीडियो में दरोगा निर्मल चौबे को संदिग्ध हालत में गोली लगी दिखाई दे रही है। विधानसभा ड्यूटी पर वो तैनात थे। निर्मल चौबे विधानसभा गेट नंबर 7 के पास संदिग्ध हालत में इन्हें गोली लगी है। यूपी विधानसभा के वक्त इनकी ड्यूटी थी और दरोगा को गोली लगी है। संदिग्ध हालत में ये गोली लगी है और ये वीडियो भी सामने आया है। गेट नंबर 7 पर गोली चली है जो सीधे दरोगा को लगी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर फायरिंग हुई है और बताया जा रहा है कि इसमें दरोगा की मौत हो गई है। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। अजीत, गोली लगने से दरोगा की मौत हुई है, कैसे ये फायरिंग हुई है, क्या और पता चल पाया है? देखिए, बिल्कुुल विधानसभा के गेट नंबर 7 के पास दरोगा को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी। हालांकि जो निर्मल चौबे नाम के दरोगा थे उनको गोली लगी थी और विधानसभा में ड्यूटी पर तैनात थे। वो गेट नंबर 7 के पास उन्हें संदिग्ध हालत में गोली लगी। हालांकि जो पुलिस है वो इस बात की जांच कर रही है, क्या उनकी अपनी लाइसेंसी जो पिस्टल है उससे गोली लगी, कैसे लगी, इस बात की जांच की जाएगी। लेकिन जो दुखद खबर यह है कि दरोगा की मौत हो गई है इलाज के दौरान। उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों के इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। तो अब इस पूरे मसले की जांच कर रही है जो एसीपी हजरतगंज है, जिनके इलाके में ये विधानसभा का गेट नंबर 7 आता है, वो उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है। लेकिन अभी कैसे गोली चली इस बात का पता नहीं चल पाया, क्योंकि संदिग्ध हालत में गोली चली है या चेक करने में गोली चल गई, कैसे चल गई, कई सारे बिंदु हैं जिनकी जांच लखनऊ पुलिस कर रही है। हाँ, लेकिन ये एक बेहद अहम खबर भी है कि लखनऊ में ऐसे में जबकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा के गेट नंबर 7 पर फायरिंग होती है और दरोगा की इसमें मौत हो जा रही है। लेकिन आखिर ये गोली कैसे चली और किसने चलाई ये अब तक पता नहीं चल पाया। अजीत, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आसपास जो और सुरक्षा बल के लोग मौजूद थे वो कोई प्राथमिक तौर पर जानकारी दे पा रहे हैं कि आखिर ये फायरिंग किसने की, कैसे हुई? देखिए, बिल्कुल वहाँ बहुत सारे पुलिसकर्मी तैनात थे और जैसे ही गोली की आवाज आई सब लोग दौड़े, तो वहाँ कोई आसपास कोई था नहीं, लिहाजा पुलिस वाले भी नहीं समझ पाए गोली कैसे चली। उठा के उन्हें तुरंत फौरन अस्पताल ले जाएगा, जहाँ पर इनकी निर्मल चौबे की जो दरोगा थे उनकी मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मसले की जांच की जा रही है। लेकिन अभी जो निर्मल चौबे थे, चूंकि अब उनकी मौत हो गई, लिहाजा पुलिस के जो लोग थे वो भी काफी गमगीन है। तो पूरे मसले की जांच की जा रही है, क्योंकि अभी तक जो तथ्य सामने आया, जो वहाँ पुलिसकर्मी थे, जो लोग थे, किसी के द्वारा फायरिंग नहीं की गई। अभी तक ये जो बात सामने आई है, संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी है। ये गोली लगी कैसे, क्या स्वयं की पिस्टल चल गई या आसपास कोई और पुलिसकर्मी था जिसकी हथियार से गोली चल गई? तो इन सब बिंदुओं की जांच की जा रही है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि संदिग्ध परिस्थितियों में फायरिंग और एक दरोगा की मौत, वो भी विधानसभा के गेट पर लखनऊ में, जबकि उनकी गेट पर ही तैनाती थी सुरक्षा के मद्देनजर। ऐसे में फायरिंग में एक दरोगा की मौत हो जा रही है। ये बेहद अहम खबर भी है। गेट नंबर 7 पर फायरिंग हुई है और दरोगा को यह गोली लगी है, लेकिन उपचार के दौरान इनकी मौत हो गई है। अजीत, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोगों की सुरक्षा के लिए यहां पर ये मुस्तैद होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है, लेकिन फायरिंग में इन्हीं की मौत हो गई है। क्या और कुछ जो चश्मदीद आसपास मौजूद थे वो कोई जानकारी दे पा रहे हैं इस बारे में? देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी थे मौके पे, जिन्होंने गोली की आवाज सुनी थी, वो लोग दौड़े, लेकिन तब तक वहां कोई नहीं था और दरोगा निर्मल चौबे लथपथ थे, जमीन पर गिरे पड़े थे। उन्हें उठाकर वहां से लेके, क्योंकि आज ही विधानसभा का सत्र दोपहर में अनिश्चित काल के लिए खत्म किया गया था, तो लिहाजा जो और वीआईपी लोग थे वो बाहर जा चुके थे। विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद भीड़ कम हो जाती है,
तो अभी जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो पुलिसकर्मी थे, उनसे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो डीसीपी हैं, जो एसीपी हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर ये गोली कैसे चली, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। प्रशांत, मौके पर ही वो पिस्टल, चश्मा और कुछ दूसरा सामान, मास्क भी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर ये फायरिंग की वारदात हुई। लेकिन अब तफ्तीश में ये पता चलेगा कि आखिर ये किस तरह की घटना हुई है। लेकिन जो सामान दिखाई दे रहा है मौके पर गिरा हुआ है, अजीत, क्या इसकी भी आशंका है कि ये इनकी खुद की सर्विस रिवॉल्वर थी और गोली उसी सर्विस रिवॉल्वर से चली हो? देखिए, बिल्कुल पुलिस को भी प्रथम दृष्टया यही लग रहा था कि गोली या तो उनकी अपनी सर्विस रिवॉल्वर से चली है, या फिर वो उन्होंने पिस्टल अपने हाथ में ली थी, चेक करने के दौरान उसको कभी कभी ठीक करते हैं तो उसके दौरान ये गोली चल गई और सीधे उन्हें लग गई। तो इन सारी बिंदुओं की जांच की जा रही है, क्योंकि पिस्टल वहीं पर थी, पिस्टल को पुलिस ने बरामद कर लिया है, उनके चश्मे जो थे, जो सामान थे, उसको पुलिस ने बरामद किया, क्योंकि पहली प्राथमिकता थी वहां जो तैनात थे लोग, पुलिसकर्मी थे, कि निर्मल चौबे को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। तो अब पूरे मसले की जो जांच है वो शुरू कर दी गई। जो आसपास के लोग थे, जो और लोग थे, उनकी तलाश की जा रही है, और दरोगा की जो पिस्टल है उस बैलिस्टिक, उसको भी चेक किया जाएगा, क्या फायरिंग उससे हुई है या नहीं हुई है। लेकिन ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है कि लखनऊ में एक दरोगा की फायरिंग में मौत हो गई है, और ऐसे में जबकि विधानसभा का सत्र चल रहा था, उनकी ड्यूटी लगी थी गेट नंबर 7 पर, और मौके की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया की टीवी स्क्रीन पर, जहां जिस जगह ये हादसा हुआ है वहां वो सर्विस रिवॉल्वर गिरी हुई है, मास्क और उनका चश्मा भी गिरा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या किसी दूसरे ने ये फायरिंग की या उनकी अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से ये फायरिंग हुई है, ये अब तफ्तीश का विषय है। लेकिन जैसे ही उन्हें गोली लगी है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई है। अजीत, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये खुद की लापरवाही से हुआ हादसा भी है, या फिर किसी और ने भी ये घटना देखी सुनी है तो उसका कोई बयान दर्ज किया गया हो या उससे पूछताछ की जा रही हो इस वक्त? देखिए, बिल्कुल प्रधान, जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, या जो और विधानसभा के कर्मचारी होते हैं या बाहर जो लोग थे, उनसे पुलिस प्रथम दृष्टया पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी कुछ बात निकलकर सामने नहीं आई। तो अभी तक यही पता चल रहा है कि संभवतः उनकी ही पिस्टल से गोली चली है, वो चेक करने के दौरान या कमर पर लगाने खोसने के दौरान। तो ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा कि अगर उनकी जो है पिस्टल से गोली चली है तो आखिर कैसे चल गई। तो इन सब बिंदुओं की जांच अभी की जा रही है, और जो लोग वहां थे उनसे भी पुलिस बयान दर्ज कर रही है। और तस्वीरों में जो हम देख पा रहे हैं, संभवतः क्या सीने में ही ये गोली लगी है जिसके लिए उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और आखिरकार उनकी मौत हो गई? हाँ बिल्कुल, जो गोली लगी है वो बिल्कुल चेस्ट और लीवर के आसपास ये गोली लगी है। तो निश्चित तौर पर इसीलिए पुलिस की जांच का जो दायरा है वो थोड़ा जरूर बढ़ेगा कि आखिर जैसे जब गोली ऑटोमेटिक चलती है तो पिस्टल मामूमन कमर के पास होती है पुलिस वालों की, लेकिन वो ये हाथ में लिए थे, कैसे चेक कर रहे थे या उन्होंने दबा रखा था। तो निश्चित तौर पर ये गोली कैसे चली और जहां पर लगी है तो वो कई सारे जो बिंदु हैं उस पर भी पुलिस जांच कर रही है। प्रशांत, ये बेहद अहम बात भी है कि क्या खुद की ही सर्विस रिवॉल्वर से ये फायरिंग हुई और दरोगा को ये गोली लगी। लेकिन बड़ी और बेहद अहम खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है, जहां फायरिंग में दरोगा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान जहां सुरक्षा में तैनात थे दरोगा, उनकी फायरिंग में मौत हो गई है। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये फायरिंग किसी और ने की थी या उन्हीं की सर्विस रिवॉल्वर से ये फायरिंग हुई जिसमें कि वो हताहत हुए। लेकिन ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें कि साफ तौर पर यह देखा और समझा जा सकता है कि जैसे उन्हें गोली लगी उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई, उन्हें बचाया नहीं जा सका है। और चेस्ट और लीवर के पास बीच में कहीं उन्हें यह गोली लगी है। हालांकि तमाम मसले पर आधिकारिक बयान का भी इंतजार किया जा रहा है कि सुरक्षा बल या पुलिस की ओर से क्या इसके बारे में तफ्तीश के बाद बात कही जाती है। लेकिन ऐसा ही निर्मल चौबे की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर फायरिंग हुई है गेट नंबर 7 पर, जहां उनकी तैनाती थी, और बताया जा रहा है कि फायरिंग की आवाज लोगों ने सुनी है, गोली दरोगा को लगी और उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई है। लेकिन एक एंगल ये भी तफ्तीश का कि ये उनकी अपनी सर्विस रिवॉल्वर हो और उसी से ये गोली चली हो। क्या लापरवाही से चेकिंग के दौरान ये गोली चल गई या फिर कोई और वजह थी? इन तमाम मसलों पर अब तफ्तीश लगातार जारी है। लेकिन अजीत, बड़ा सवाल यह कि लोगों की सुरक्षा में इनकी तैनाती होती है, मौजूदगी होती है, ऐसे में ये एक बड़ी घटना भी है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर अब तक की आ पाई है? देखिए, बिल्कुल घटना बड़ी है और दरोगा की मौत भी हो गई। लिहाजा चूंकि विधानसभा सत्र स्थगित हो गया था, सभी विधायक जो मंत्री थे वो विधानसभा सत्र से बाहर जा चुके थे और गेट नंबर 7 के बाहर
जो पार्किंग वाला इलाका है उसके आसपास ये गोली चली है। तो निश्चित तौर पर जो लोग वहाँ अक्सर होता है जो गेट पर तैनात है और सामने चाय पानी पीने चले जाते हैं, तो उस जगह पे ये वारदात हुई है। तो इन सब चीजों को लेकर पुलिस जांच करेगी, उनके साथ कौन आया था गेट नंबर 7 के बाहर, कौन कौन से लोग मौजूद थे, गोली कैसे चली, किसने देखा, किसने सबसे पहले गोली चलने की आवाज सुनी, कौन सबसे पहले पहुंचा और किस हालत में होते, जो कि पिस्टल उनकी जमीन पर थी, कई सारे सामान बिखरे हुए थे। तो इन सब चीजों को लेकर पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है। प्रशांत, पार्किंग एरिया में वो रिवॉल्वर भी गिरी दिखाई दे रही है, चश्मा गिरा दिखाई दे रहा है एसआई का, और साथ ही वो मास्क भी। लेकिन ये दो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त। दरोगा निर्मल चौबे जिनकी गोली लगने से मौत हो गई है, अस्पताल में उन्हें उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। बेहद अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही थी, जहां पर विधानसभा के सत्र चल रहा था और गेट पर तैनात थे एसआई चौबे और फायरिंग में उनकी मौत हो गई है। तफ्तीश ये की जा रही है कि क्या ये उनकी अपनी रिवॉल्वर से हुई है या फिर फायरिंग किसी और ने की है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी दिल्ली में अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर इस वक्त एक बड़ी बैठक कर रही है। इस वक्त बीजेपी के नेताओं की यह बैठक चल रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। बैठक में शामिल होने पहुंचे बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बकायदा बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के 3 नामों के लिस्ट तैयार होने का दावा किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चर्चा के बाद इस लिस्ट के नामों पर आज शाम होने वाली बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी और इस बैठक में बंगाल में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर भी लग सकती है। बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होना है। कार्यकर्ताओं से हमने नाम लिए, फिर कोर कमेटी में हमने चर्चा किया, फिर प्रदेश की चुनाव समिति उसमें हमने पैनल बनाई है 3-3 नामों की। वो लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक नाम उसमें से निकल जाए। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 3 नामों का पैनल और इस पर आगे अब चर्चा हो रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। अमित पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, कब तक इन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा? फाइनलाइज सूची जनता के सामने होगी? क्या बीजेपी की ओर से संकेत मिल रहे हैं? देखिए, पिछले करीब 5 घंटे से महत्वपूर्ण बैठक जारी है और हर एक नाम पर विस्तृत तरीके से चर्चा की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और पश्चिम बंगाल बीजेपी कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं और जितने भी महत्वपूर्ण नेता हैं वो एक साथ यहाँ पर मिलकर चर्चा कर रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा रही कि आज शाम को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है और कल दोपहर को भी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है और उसके बाद पहली सूची जारी हो सकती है। इसमें पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव हैं उसको लेकर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। करीब 60 से 80 उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है, जिसमें महत्वपूर्ण सीट जो है नंदीग्राम भी शामिल है। इसके अलावा अन्य सीटें भी हैं जिन पर बीजेपी अपना गढ़ बांधती है, दावा मजबूत करती है। तो विस्तृत चर्चा हो रही है और पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए करीब 60 से 80 उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है आने वाले 2 दिनों में। तो प्रदेश कमेटी की बैठक हो चुकी है, कई नामों पर विचार मंथन हुआ है और अब वो सूची लेकर ये दिल्ली पहुंचे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नड्डा के घर ये बेहद अहम बैठक और असम चुनाव पर भी ये अहम बैठक हो रही है। बैठक में असम के सीएम भी मौजूद रहेंगे और नड्डा के घर सोनोवाल पहुंच चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे हुए हैं और जैसा कि बताया जा रहा है कि पहले और दूसरे चरण में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें उम्मीदवारों के नाम का फैसला होना है, उसी को लेकर मंथन हो रहा है। असम में भी इसी चरण में चुनाव है। असम में कुल मिलाकर 3 चरणों में चुनाव होगा और इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह अहम बैठक चल रही है और यहां अब प्रदेश के तमाम उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीएसी की बैठक आज शाम होने वाली है और बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे यह बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें मौजूद होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सीएसी के तमाम सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को भी दोपहर 1 बजे एक बार फिर से यह बैठक होगी। प्रधानमंत्री खुद सीएसी के मेंबर हैं और वो इसमें मौजूद होंगे और सूत्रों का कहना है कि बैठक में पश्चिम बंगाल और असम से पहले 2 चरण के और बाकी राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और कई नामों पर अंतिम मुहर भी इसी बैठक में लगा दी जाएगी।
अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, जो बैठक इस वक्त चल रही है, क्या यह माना जाए कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि असम के भी उन उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो रही है और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज के दिन जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं प्रशांत, यही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का घर है और इसी घर में पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को लेकर अहम चर्चाओं का दौर चला है। कल भी चला था, आज भी चला है। और जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है तो हमने ये चर्चा की है कि 60 से लेकर 80 सीट का ऐलान हो सकता है। और असम की अगर हम बात करें तो असम में भी असम गण परिषद के साथ बीजेपी का गठबंधन किस हद तक मजबूती से आएगा, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, उसको लेकर ऐलान होगा। और तमाम बड़े नेता असम बीजेपी के भी यहां पर मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल के भी तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं और असम के भी ये जो नेता है मौजूद हैं। तो कैसे बीजेपी किन किन उम्मीदवारों को लेकर जनता के बीच में जाएगी, आज इस वक्त यहाँ पर अहम बैठक चल रही है। तमाम शीर्ष नेता मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का नाम नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए करीब करीब तय कर दिया है बीजेपी ने। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से उम्मीदवार बना सकती है और वो सिर्फ इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। एक दिन पहले यह खबर आई थी कि ममता बनर्जी 11 तारीख को नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन दाखिल करने वाली है। ऐसे में अगर शुवेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ते हैं तो इस सीट पर महासंग्राम तय माना जा रहा है, क्योंकि नंदीग्राम को शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है और यह वही नंदीग्राम है जहां से अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत ममता बनर्जी ने की थी और उनके बड़े सिपहसालार यही शुवेंदु अधिकारी थे। लेकिन बंगाल चुनाव पर एक और बेहद अहम खबर। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही शिवसेना ने अब बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि चुनाव में शिवसेना का कार्यकर्ता टीएमसी की पूरी मदद करेगा। शिवसेना के इस फैसले के लिए बीजेपी ने भी उसे निशाने पर लेने में देर नहीं लगाई और जय श्री राम के नारे पर ऐतराज जताने वालों को समर्थन करने पर सवाल खड़े किए। तो हमारा ये अब भूमिका है कि हमारी जितनी भी ताकत है वहां वो हम ममता दीदी के साथ खड़ी करेंगे। ममता दीदी को हमने हमेशा कहा है वो पश्चिम बंगाल की टाइग्रेस है और हमारी शुभकामना उनके साथ रहेगी। जो उनका बयान है कि वे ममता बनर्जी का समर्थन करना चाहते हैं, कहाँ खो गया इनका हिंदुत्व? जो ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने को जिसे शर्म लगती है, उस ममता बनर्जी का हिंदुत्व का नाम लेने वाली शिवसेना समर्थन करेगी। अपनी फजीयत दोबारा न हो इसलिए शिवसेना बंगाल में नहीं लड़ रही। हम तो शिवसेना को चुनौती देते हैं, आइए मैदान में, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। तो बेहद रोचक ये सियासी घटनाक्रम और शिवसेना की वजह से पश्चिम बंगाल में एक नया ट्विस्ट। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रही है शिवसेना, लेकिन ममता बनर्जी को समर्थन का ऐलान करना क्या कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में होगी? जी प्रशांत, पश्चिम बंगाल में सब गड़बड़ झाला है। जिस तरीके शिवसेना महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ वो टीएमसी के समर्थन में चुनावी मैदान में होगी। तेजस्वी यादव जिन्होंने विधानसभा चुनाव, बिहार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, वो कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल आए थे। उन्होंने ममता बनर्जी से नवन्ना में मुलाकात की, उसके बाद अभिषेक बनर्जी से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। उन्होंने अपना समर्थन टीएमसी को दिया है और यहाँ पर वो कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। तो सब कुछ यहाँ पर गड़बड़ झाला है। कौन बाहर किसके साथ समर्थन में है, ये सभी पार्टियां एक साथ संसद में बीजेपी को घेरती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल जब आती हैं तो सबकी स्ट्रेटजी यहां पर बदल जाती है। यहां अब शिवसेना कांग्रेस के खिलाफ है, तेजस्वी यादव आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ है, ये लोग टीएमसी के साथ है। कहीं ना कहीं जिस यहां पर ये लोग बीजेपी को घेरने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो सब देख रही है कि कौन कहां किसके साथ सरकार में है। बेहद रोचक मोड़ एक के बाद एक पश्चिम बंगाल की सियासत में देखने को मिल रहे हैं और ममता बनर्जी की टीएमसी में भी इस वक्त टिकट मंथन चल रहा है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर के मुताबिक
कल टीएमसी एक साथ अपने सभी उम्मीदवारों यानी कि 294 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। 3 दिन से ममता बनर्जी के घर टिकटों को लेकर के लगातार चर्चा का दौर चल रहा है और खबर यह भी है कि सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए ममता बनर्जी अपने मौजूदा 75 विधायकों का टिकट भी काट सकती है, जबकि इस बार टीएमसी 35% टिकट महिलाओं को दे सकती है। साथ ही जानकारी यह भी मिल रही है कि बंगाल फिल्म जगत से जुड़े कई नामचीन हस्तियों को भी ममता बनर्जी अपने पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल चुनाव से ही जुड़ी हुई। न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के बीच सीटों पर बात बनती नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लेफ्ट 165, कांग्रेस 92 और आईएसएफ 37 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिन पर सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। अब लगभग यह बात बनती नजर आ रही है लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ के बीच। हालांकि आईएसएफ से गठबंधन को लेकर भी कांग्रेस में दो सुर देखने सुनाई दे रहे थे, लेकिन अब यह गठबंधन होता दिखाई दे रहा है। औपचारिक ऐलान का इंतजार है। लेकिन पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में बीजेपी की रैली में एक अनूठा ही नजारा देखने को मिला है। शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के बाद सुशांत पाल मंच पर उठक बैठक करते हुए दिखाई दिए और ये उसी वक्त की तस्वीर खड़गपुर की है। उन्होंने उठक बैठक को वर्षों टीएमसी में रहने की गलती का प्रायश्चित बताते हुए मंच पर ही उठक बैठक जनता के सामने लगानी शुरू कर दी। और न जाने कितने ही रंग चुनाव में इसी तरह से। और खड़गपुर की यह तस्वीर है जहां पर टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शख्स मंच पर ही कान पकड़कर माफी मांगकर उठक बैठक लगाते नजर आए और दावा यह किया कि इतने साल जो वो टीएमसी रहे उसी का ये प्रायश्चित कर रहे हैं उठक बैठक लगाकर। बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए जारी इस सियासी घमासान का असर अब बाजारों पर भी दिखाई देने लगा है। चुनावी हलचल के बीच कोलकाता के बाजार में जय श्री राम और खेला हुए मिठाई भी नजर आने लगी है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं तो एक उसके जो इतिहास है वो बड़ा रक्त रंजित रहता है। चुनावी हिंसा काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन कोलकाता में एक ऐसी दुकान है बलराम मलिक साहब की जो इस चुनावी हिंसा के बीच में भी कहीं ना कहीं मिठास भरने की कोशिश करते हैं अपनी फेमस मिठाइयों को लेकर। ऐसे ही कुछ नई मिठाइयाँ चुनाव के इस दौर में लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं संदेश है जहाँ पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहा है, लेफ्ट का भी और ममता दीदी की टीएमसी का भी। टीएमसी आप देख सकते हैं सबसे खास बात जय श्री राम का भी नारा जो आजकल बीजेपी लगा रही है और कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। और एक मैसेज यहाँ पर एक संदेश के थ्रू दिया गया खेला होवे, यानी कि अब खेल हो रहा है, ये यहाँ पर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का भी संदेश है, ममता दीदी का भी, और कांग्रेस की तरफ से क्योंकि बड़ा चुनाव उनकी तरफ से इस तरह से नहीं लड़ा जा रहा तो इसमें से चेहरा नहीं देकर चुनाव चिन्ह को यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। फिर एक बार पश्चिम बंगाल में बड़ी तादाद में बम की बरामदगी हुई है। मालदा से कई बम मिले हैं और न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर है कि मालदा जिले के वैष्णव नगर इलाके से बड़ी संख्या में बमों की बरामदगी की गई है और अब तफ्तीश की जा रही है। खबर है कि एक सरकारी स्कूल के पीछे इन बमों को छिपा कर रखा गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की और बमों को नष्ट करने का काम अब शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ दिन पहले ही आईएसएफ के एक कार्यकर्ता के घर से भी बम की बरामदगी हुई थी, हथियारों का जखीरा मिला था और अब मालदा में कई बम मिले हैं। स्कूल के पीछे इसे छिपा कर रखा गया था। तफ्तीश अब की जा रही है कि आखिर ये बम किसने छिपा कर रखे थे, लेकिन इसे डिफ्यूज किया जा रहा है सुरक्षित जगहों पर ले जाकर। पश्चिम बंगाल के मालदा में लगातार बम बंदूक के सहारे सियासत की कोशिश और उसी के मद्देनजर ऐसे में जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, एक के बाद एक हथियारों और बमों की विस्फोटकों की बरामदगी। और यह ताजा मामला मालदा का है, जहां हमारी सहयोगी आशिका सिंह बता रही हैं कि एक स्कूल के पीछे इन बमों को छिपा कर रखा गया था।
छापेमारी के बाद इन बमों को जब्त किया गया है और इसे नष्ट करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में बम मिले थे और उसके बाद अब इन्हें नष्ट किया गया है। स्कूल के पीछे इन बमों को छिपा कर रखा गया था। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। ताजा मामला पश्चिम बंगाल के मामदा से आया है। आशिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ी हैं। आशिका, ये आखिर किनकी कारगुजारी थी? इतनी बड़ी तादाद में किसने यहां बम छिपा कर रखे थे? क्या पता चल पाया है और इससे ज्यादा? देखिए, कल भी ऐसी एक घटना सामने आई थी जहां पर बीरभूम में बम जो है वो भारी तादाद में मिले थे और आज भी ये तस्वीर मालदा से सामने आई है, वैष्णव नगर से। तो चुनाव के पहले ऐसा होना ये चिंता की बात वहां पर जो पुलिस है उनके लिए है। और फिलहाल जो है ये जो बम है एक स्कूल के पीछे मिट्टी में दबा कर रखे गए थे, वहां से बरामद करके इनको नष्ट कर दिया गया है। और पुलिस फिलहाल छानबीन कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसने और कहां से वो बम रखे। लेकिन एक के बाद इस तरह की बमों की बरामदगी हो रही है, क्या इन पर कार्रवाई भी हो रही है जो इनसे जुड़े हुए समझ में आ रहे हैं? किस तरह की कार्रवाई अब प्रशासन की ओर से होती नजर आ रही है? और ये दो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं कि बम की बरामदगी हुई है और उसके बाद इन्हें नष्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल के पीछे इन्हें छिपा कर रखा गया था। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ है एक अनोखा शो यंग जीनियस। 6 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 14 साल का आविष्कारक जो पैसा नहीं लोगों की मुस्कुराहट कमाना चाहता है। Hi, I'm Shoaib Hasteen. I'm 14 years old. I'm an innovator and I love making things. ये है यंग जीनियस जो अपने रोबोट के सहारे खुशियां फैलाना चाहता है। ये है यंग जीनियस जिसकी टीम वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड जीतकर दुनिया पर छा गई। I have a workshop which I like to call my DNT lab, Design and Technology. ये वो आविष्कारक है जिसने कबाड़ी के सामान से सस्ता पानी और हवा का प्यूरीफायर बना डाला। मैंने बहुत चीजें बनाए हैं, जैसे कि हमारे पास ये UV किलर है, मैंने एक एयर प्यूरीफायर भी बनाया है और एक स्टिक फॉर द ब्लाइंड भी बनाया है। जिसने प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए वैक्स पेपर के डिब्बे बना दिए। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले दिल्ली के शौर्य हसीन के साथ जो नेत्रहीनों के लिए सेंसर वाली छड़ी बना रहा है, जो अपने आविष्कार पेटेंट करवाकर कमाई नहीं करता बल्कि सबके साथ बांटकर दुआएं कमाता है। हमने ब्लाइंड स्कूल को वादा करा है कि जब पूरा हो जाएगा और मैन्युफैक्चर होएगा तब हम उन्हें फ्री में सारे स्टिक्स देंगे ताकि वो खुश हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ रहा है ये यंग जीनियस 6 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर।